और फ्रेंड्स आज हम आपका जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट है उसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस हो कोड नंबर 89 तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात बता देता हूँ कि इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखे हुए हैं, सेम क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो हिंदी वाले को थोड़ा स्किप कर दे, और हिंदी मीडियम वाला है वो इंग्लिश वाले को स्किप कर ले, डबल टाइम आप ना लगाएं, ठीक है। चलो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज्ड फॉर। ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट इसको कई बार रिपीट कर चुका है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो हमें इसको देख लेना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज्ड फॉर। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है वो किस लिए यूज होता है, तो वो किस लिए यूज होता है आप लोग जानते हैं कि एक नए आइडिया को जनरेट करने के लिए इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके रुचि का एरिया है, क्षेत्र है, उसमें नए आइडिया को डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को अपनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखोगे। चलो वेरी गुड। आपको चित्त को रिलैक्स करना है और काम करना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत ये होगी कि सिलेक्शन रुक सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। और यही क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखा देता हूँ कि विचारावेश प्रक्रिया को एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन भी टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल प्रिंसिपल विल बी द मोस्ट हेल्पफुल। नीचे कुछ मोटिवेशनल जो अभिप्रेरणा, आपको जहाँ से मोटिवेशन मिले, ऐसे कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा इसमें जो नीचे जो 4 मोटिवेशनल प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा मोटिवेशनल प्रिंसिपल है जो सेल्फ लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइजिंग है या सेल्फ लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसा कौन सा नीचे मोटिवेशनल प्रिंसिपल है आपको बताना है। फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान रखा करो, जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो अपने आप का आंसर देने की कोशिश किया करो, एकदम से आंसर की तरफ मत जाया करो। फिर सोचा करो कि आपका आंसर क्या था, सही आंसर क्या था, फिर आप ये सोचा करो कि मैं उस सही आंसर की तरफ गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो क्यों नहीं पहुंच पाए सही आंसर की तरफ, ये एनालाइज करो। जब तक ये एनालिसिस नहीं करोगे तो सुधार होना मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आप बताइए सेल्फ लर्निंग ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा मोटिवेशनल प्रिंसिपल है, बताइए। आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दें, नहीं ये बहुत अच्छा नहीं है। क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेडनेस नीड, यानी कि जो भी आपकी आवश्यकता है, जो उत्तरदायित्व वाली आवश्यकता है, उसको भरने के लिए आप सेल्फ लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज हो जाओगे, नहीं कह सकते इस बात को। और प्रोमोटिंग कंसर्न फॉर मीटिंग स्टेटस नीड्स, स्टेटस नीड के लिए भी सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी या बहुत बड़ी अच्छा प्रिंसिपल नहीं है। क्या है सबसे अच्छा प्रिंसिपल, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कॉम्पिटेंस, नीड फॉर कॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस को अगर बात करें फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंस को हिंदी का शुद्ध शब्द देखें तो हिंदी में शुद्ध कहते हैं इसको सक्षमता, यानी कि आपकी जो सक्षमता की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। जितना आप में सक्षम, अगर आपको किसी सक्षम बना दिया जाता है ना तो आप अपने आप प्रमोट हो जाता है आदमी सेल्फ लर्निंग के लिए या सेल्फ कुछ सीखने के लिए, सक्षमता के लिए। यानी कि सक्षम की जो सक्षमता वाली जो चीज़ है, कॉम्पिटेंसी वाली चीज़ है ना, उसको उसकी संभावना को अगर प्रदान करते हैं तो सबसे अच्छा सेल्फ लर्निंग का ये क्या होगा, एक मोटिवेशनल काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चित्त को शांत रखते हुए समझना है सारी बात को, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये अपना 2 क्वेश्चन हो गए और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें फ्रेंड। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्वेश्चनियर दैट ऑफर नो स्कोप फॉर एनी रिस्पोंडेंट ओवन व्यू इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करता है वह कैसा होगा। देखो आप जब रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, तो जब सैंपल कलेक्शन करते हैं, मान लेते हैं आपने क्वेश्चनियर से सैंपल इकट्ठे किए, ठीक है ना, क्वेश्चनियर भरवाया किसी से, तो क्वेश्चनियर वो ऐसा क्वेश्चनियर पूछ रहा है जहां पे जो रिस्पोंडेंट है
वो अपने विचार, अपना दृष्टिकोण प्रकट नहीं कर सकता, इस तरह के क्वेश्चनियर को क्या कहोगे? तो नाम से ही समझ आना है, इसको हम क्लोज एंडेड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज एंडेड या आवृत कहेंगे। क्लोज एंडेड या आवृत के समझ गए होगे ना, इसमें कोई जो रिस्पोंडेंट होता है, जो आपको उत्तर दे रहा है, वो अपना दृष्टिकोण नहीं दिखा सकता। जो आपने ऑप्शन दिए हैं उसी में से टिक करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जो आपने 4 ऑप्शन दे दिए, 5 ऑप्शन दे दिए, 6 ऑप्शन दे दिए, उसी में से टिक करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप जैसे यूजीसी नेट का पेपर देने जाओगे, वो कैसा है? वो क्लोज एंडेड है। कैसे है? उसमें अभी कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन में से ही आपको एक आंसर टिक करना होता है ना। कोई या अपने विचार लिख के आते हो नीचे, अपने विचार तो सब्जेक्टिव में लिखते हैं, वो ओपन एंडेड हो जाता। तो रिस्पोंडेंट के दृष्टिकोण ना हो तो वो कौन सा है? क्लोज एंडेड। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च हैज पोटेंशियल फॉर इन्हांसिंग टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, यानी कि निम्नलिखित में से वो शोध पूछी है, वो कौन सी रिसर्च है जिसमें शिक्षण संबंधी जो सक्षमता है उसमें बढ़ावा आएगा, उसमें इन्हांसमेंट होगा, जो टीचिंग कॉम्पिटेंस है उसमें। ऐसा कौन सा रिसर्च टाइप है? आप याद रखना, जब कोई भी इमीडिएट की बात हो, ठीक है ना, इमीडिएट सॉल्यूशन की बात हो, लोकल बॉडीज़ की बात हो, या फिर कोई भी ऐसे टीचिंग इन्हांसमेंट की बात हो, यानी कि उसकी कॉम्पिटेंस की, टीचिंग की जो क्षमता है उसकी बढ़ाने की बात हो, तो हमेशा यहाँ पे एक ही रिसर्च आती है, और वो रिसर्च कौन सी होती है? एक्शन रिसर्च। यहाँ क्या लेना होता है? एक्शन लेना होता है, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च होती है वो। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, समझ गए होंगे ना। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एक्शन रिसर्च कौन सी रिसर्च का पार्ट है? अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। आपको पता है ना अप्लाइड रिसर्च? अरे पता है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च होती है। जैसे आप लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में जाके आपने काम किया, दैट इज योर वर्कशॉप, आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एक्शन रिसर्च। क्या जाएगा इसका आंसर? एक्शन रिसर्च। और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में तो आप जानते हो, प्योर रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, और इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च होता है कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका रिसर्च करना, प्रभाव क्या हो रहा है उसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 4, एक्शन रिसर्च। आपको बातें समझ में तो आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, डाउट नहीं रखना, डाउट रखोगे तो सिलेक्शन में डाउट हो जाता है, समझ रहे मेरी बात। ये आगे वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में और यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो जन धन योजना का मेन मोटो क्या था, तो क्या जन धन योजनाएं थी ना, उसका मेन मोटो क्या था? तो जन धन का था इंक्लूजन, यानी कि सबका खाता खुलना, सभी का, कोई छूटे ना, इंक्लूजन डेवलपमेंट की बात करता है। तो वैसे ही यहाँ एक क्वेश्चन आया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन सुनते हो आप, उसका क्या मतलब है। जिसका सेकंड पेपर एजुकेशन है वो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं इसको। ये फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है। तो बताइए क्या मतलब है? इंश्योरिंग लर्निंग आउटकम ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी द सेम। नहीं, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, ऐसा थोड़ी होता है। इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम, जो निःशक्त हैं उनको मुख्य धारा में लेके आना ना। प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ना। क्या है? इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन। अरे बात ये ठीक है, ये बात ठीक है, ये इंश्योर करना कि कोई भी बच्चा एजुकेशन या शिक्षा से छूट ना जाए, इसी को तो कहेंगे इंक्लूसिव, समावेशन, कि सब में आ गया, ये सबको शिक्षा मिल गई। यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए, इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन ए क्लासरूम हेल्प्स इन। जो आपका पीयर ग्रुप होता है, जो कक्षा में साथी होते हैं, जो उनका आपस में इंटरेक्शन होता है एक क्लास रूप में, वो क्या हेल्प करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता है, एकदम गलत, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बेस्ट आंसर की तरफ जाना होता है। तो आप बताइए, कक्षा में जो साथी समूह होते हैं आपस में, उनका इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, वो किस चीज़ में हेल्प करती है? किस चीज़ में? वो रियलाइजिंग ऑफ ओन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, रिपोर्ट बिल्डिंग या क्वेश्चनिंग।
तो सबसे बेस्ट आंसर क्या जाएगा इसमें, वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प होती है अगर अच्छा ग्रुप है तो, वरना तो कुछ और ही कंसेप्ट पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है ना, क्या है इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अवधारणा में अवधारणा है अपनी ना, उसके अवबोध में कोई भी जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। इसीलिए कहता है ना, एक अच्छा ग्रुप मिलके अगर पढ़े, डिस्कशन करे तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये बात तो हम सुनते हैं ना कि ग्रुप में पढ़ना चाहिए, अरे बोलते हैं ना। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हिंदी में भी आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट आंसर हो गया। और इस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरे वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको देना है इसका आंसर। कह रहा है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि एक अध्ययन है कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है तो किसके श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, यानी कि कौन सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, आप बताइए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना होता जीवन में। जीवन है तो सब कुछ है, जान है तो जान है, सब आएंगे एग्ज़ाम, होएंगे एग्ज़ाम, कंपटीशन भी होते रहेंगे, लेकिन अपना हेल्दी रहना, अपने चित्त को शांत रखना, अपने को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेके आना, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, सब बातें और हैं, प्राइमरी आपकी हेल्थ है, आपका माइंड का स्टेबिलिटी है। फ्रस्ट्रेशन आते हुए टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, अपने आप को, चित्त को रिलैक्स रखो। मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप चित्त का रिलैक्स, आप अपने आप को रिलैक्स रखते हो, चित्त को शांत रखते हो, सफलता मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा लेट हो जाते हैं लेकिन मिल जाती है। तो अब बताइए, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक, यानी कि एक अध्ययन है जिसमें तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है, तो कौन सी रिसर्च की बात करोगे। ठीक है, इसको मैं सीधा सा बताता हूँ, क्या करोगे आप, व्याख्या करोगे, यानी कि एक्सप्लेन करोगे कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से होने से क्यों होता है। तो इसमें कौन सी रिसर्च होगी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। क्या करनी पड़ेगी आपको, पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी, व्याख्यात्मक शोध। वाई का आंसर देना है ना, तो कौन सी रिसर्च होगी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया करो। अच्छा, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन कह रहा है, ए पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड ए, एक पायलट स्टडी को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रायोगिक अध्ययन को किस अन्य नाम के रूप में भी जाना जाता है, आपसे ये पूछा है। पायलट स्टडी को और क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी होती क्या है कि कोई भी काम, जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कुछ भी करते हो तो पहले उसको कुछ हिस्से को करके देखना कि ये काम फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मुंह से निकल गया ना, फिजिबल है कि नहीं, यानी कि इसको फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं। कौन सी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, यानी कि ये व्यवहारिकता में अध्ययन होगा या नहीं होगा, इसको जानने के लिए पायलट स्टडी होती है। तो पायलट स्टडी का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी या फिर व्यवहारिकता अध्ययन। बात समझ में आ गई, अरे चलो, आपको बड़ा अच्छे से समझ आती है हर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोच के आंसर देना। और वो मैं कंसेप्ट कह रहा था ना कि कोई ऑप्शन गलत नहीं होता, आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड इस तरह से करता है। ठीक है, साइकोलॉजी बेस्ड होती है सारी चीज़ें, है ना। तो सुनो, व्हेन द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स आर इंश्योर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्स and effort on the part of a teacher and more initiative for self learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately, यानी कि जब कम संसाधन का प्रयोग करके शिक्षक के प्रयास, आपके पास रिसोर्स बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है, और उसमें शिक्षक का जो प्रयास है तथा स्व अधिगम, आप खुद से लर्निंग कर रहे हैं जो और अच्छे परिणाम की तरफ पहुंचते हैं, तो आप बताइए इसमें जो शिक्षक के बारे में, जो आपका टीचर है, उसके बारे में कौन सा आप वर्णन करोगे, या टीचर के बारे में कौन सी अच्छी बात कहोगे, या टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, सबसे उपयुक्त ढंग से टीचर को कैसे परिभाषित करोगे, ये ऊपर वाली चीज़ देख के। क्या है, रिसोर्स आपके पास कम है, ठीक है, लेकिन टीचर के एफर्ट हैं, सेल्फ लर्निंग है, और आप एक परिणाम की तरफ पहुंचते हैं। तो ये पूछते हैं आप टीचर को किस ढंग से प्रदर्शित करोगे कि टीचर क्या है, एक सक्सेसफुल है, टीचर इज इफेक्टिव है, टीचर इंटेलिजेंट है, टीचर प्रैक्टिकल है, किसकी तरफ जाओगे आप बताओ। देखो ऑप्शन सारे अच्छे हैं, टीचर को अगर कोई भी दोगे तो कोई भी टीचर बुरा नहीं मानेगा, लेकिन बेस्ट आंसर बताओ कौन सा है, ठीक है ना। अरे बताओ एप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा ज़्यादा।
तो टीचर इज इफेक्टिव। क्या है? टीचर क्या है? इफेक्टिव है। टीचर प्रभावी है, क्योंकि देखो प्रभावी बात यूज ज़्यादा अच्छी होगी। सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन रिसोर्स का बैठे रहेंगे, काम करेंगे ही नहीं, तो इंटेलिजेंसी क्या काम आएगी? ठीक है ना। सफलता असफलता की तो बात होती नहीं, क्या पता सफलता किससे निश्चित होती है, किसने देखा है। ठीक है। और प्रैक्टिकल की क्या बात होती है? ठीक है, बात तो होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या बात होती है? तो इसमें क्या आएगा? टीचर क्या है? इफेक्टिव है, प्रभावी है। टीचर क्या है? प्रभावी है। भी कम रिसोर्स में भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड, आप सब समझदार हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है वी लिसन अटेंटिवली टू एंड फेवरेबली इंटरप्ट मैसेज विद बूस्ट आवर सेल्फ इमेज एंड रिजेक्ट और मिस इंटरप्रेट मैसेज विच थ्रेटन द इमेज, दिस इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि हम संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी व्याख्या अनुकूल ढंग से, अच्छे ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं? संदेशों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी अच्छे ढंग से क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, जो उनकी छवि है उसको निखारता है, इमेज को अच्छा करता है, और कुछ संदेशों को अस्वीकार भी करता है और उनकी गलत व्याख्या भी करता है। तो इस तरह को ये क्या कहलाएगा? ये कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ संदेश को वो सुनता है, अच्छे से सुनता है, उनकी व्याख्या करता है, सही ढंग से व्याख्या करता है, फिर उनको अपनी उसकी इमेज अच्छी हो इस तरह से व्याख्या करते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन वो कर रहा है, इसको कैसा कम्युनिकेशन कहोगे? तो आपको पता लगना है ना कि वो सिलेक्टिव सा हो रहा है, प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है उसका, कि उसकी प्रॉपर सुनना फिर व्याख्या करना। तो कौन सा होगा? कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी होगा। ये कौन सा होगा? कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं ना, एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। यानी कि संप्रेषण चयनात्मकता, इसका आंसर जाएगा हिंदी में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली। जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं ना, जब अपन रिसर्च करते हैं, एक हाइपोथेसिस एक अवधारणा बनाते हैं, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऐसी बात करते हैं ना, तो ये पूछ रहा है कि हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए। तो हाइपोथेसिस हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए। और यहाँ स्मार्ट का मतलब कैसी होनी चाहिए? अच्छी वाली। कैसी? सिंपल होनी चाहिए हाइपोथेसिस, क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए और वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। वो बेस्ट हाइपोथेसिस या अवधारणा होती है। आप बात समझ रहे हो ना? यानी कि सरल, स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। अब आपको ये देखें ना, बड़ा अच्छा सा कि कुछ ऐसा था नहीं कि इसमें तो मैं कर देता आंसर, नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं इसका आपका पता नहीं, इसकी तरफ ध्यान चला जाता कि कॉम्प्लेक्स होगी तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन करते हैं, शायद खुद साइंटिस्ट बन जाते हैं, है ना। इतना नहीं, अपना रिलैक्स होके अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल करना है फ्रेंड्स। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? डिफ़िकल्ट हम पढ़ के और अटेम्प्ट करते टाइम बना देते हैं, इतना डिफ़िकल्ट कुछ होता नहीं है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो फ्रेंड्स, फिर आप बाय बाय कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन ऑफ संकल्प इज, जो संकल्प की फुल फॉर्म पूछिए कि क्या होती है। संकल्प है, उसकी फुल फॉर्म पूछिए क्या होती है। तो आपको बता देता हूँ, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है ना, ये है संकल्प। स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये लिख लेना। आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि संकल्प है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। संकल्प का विस्तार क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, बात समझ गए? चलो ठीक है, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। आप अपने आप को, चित्त को रिलैक्स रखें। शांति इस टाइम बहुत ज़रूरी है, शांति से रहें, पढ़ाई करें, सब बहुत अच्छा होगा। कोई टेंशन है नहीं, टेंशन अपने खुद ने बना ली होगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चित्त को शांत रखे हुए अपना काम करें, अच्छे से पढ़ाई रखें जारी, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, रिविजन भी करते रहें, सब बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।